नमस्कार दोस्तों, ये प्रिय छात्र छात्राओं, आज काफ़ी दिन बाद में टाइम मिल रहा है और आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। राजस्थान में पावर, ऊर्जा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक प्रतियोगिता भर्ती में एक क्वेश्चन आते हैं ऊर्जा से संबंधित, लेकिन ऊर्जा का जो टॉपिक है ये सभी स्टूडेंटों के समझ में नहीं आता। जो वास्तव में मेहनती होता है, जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है, स्थानीय ज्ञान है उसको, और जगह जगह जिलों का कौन सा जगह क्या है, और पूरी तरह अगर डिटेल में पढ़े, सही तरीके से पढ़े, तो ये टॉपिक समझ में आता। नहीं, समझ में नहीं आता। जैसा खनिज का टॉपिक है, सबको टफ लगता है। खनिज अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहली बात तो ज्योग्राफी का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको मैप का ज्ञान है तो खनिज समझ में आ जाएगा। अगर खनिज समझ लिया आपने तो ऊर्जा समझ लिए, मान लीजिए। और ये दो टॉपिक अगर खनिज और ऊर्जा जिसके टॉप हैं, निश्चित रूप से प्रत्येक प्रतियोगिता भर्ती में उसको सफलता मिलती। तो इसलिए आज अपने राजस्थान में ऊर्जा पावर का जो ये टॉपिक है ये शुरू करते हैं। ये बड़ा टॉपिक है, ऐसी बात छोटा नहीं है, तो इसलिए इसको पार्टों में बांट देते हैं। आज इसमें पहला पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। यही 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा। पार्ट छोटे छोटे बनाएंगे, क्योंकि फिर ये ज़्यादा लंबा हो जाए तो समझ में नहीं आएगा। और आज 23 जुलाई 2020 तारीख है। बीकानेर में आंधी आ रही है 23 तारीख को, जुलाई तक जहां बरसात होनी चाहिए, लेकिन आंधियों का दौर चल रहा है। अब ये तो मानसून यानी मौसम विभाग जाने या इंद्रदेव जाने कि कब क्या उसको बरसना है या नहीं बरसना है। बड़ी विकट परिस्थितियाँ हैं। एक तो कोविड महामारी के कारण लोगों के आर्थिक धंधे बंद हैं, और साथ में ये यहाँ बरसात न होना ये नुकसानदायक है किसानों के लिए, साथ में आम लोगों के लिए भी, क्योंकि सारे धंधे वो इसी से जुड़े हुए हैं। शुरू करते हैं। राजस्थान में ऊर्जा का टॉपिक है। तो सबसे पहले अपने यही प्रश्न लेते हैं। देखिए, जो ऊर्जा के आंकड़े हैं अब तक अपने पास 2000 तक है, ठीक है ना। यानी पहला ही क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में मतलब ऊर्जा है, ये आंकड़े अभी 2020 वाले नहीं उपलब्ध, क्योंकि अभी तो कोविड बीमारी चल गई तो कोई नए आंकड़े शुरू नहीं हुए। तो ऊर्जा के आंकड़े अपने 2019 तक के उपलब्ध हैं। बात करें कि 2019 तक राजस्थान में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा क्षमता है, तो राजस्थान में 2019 तक कुल विद्युत क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। बड़ा प्रश्न महत्वपूर्ण है, नॉर्मल है, सीधे सीधे आंकड़ों पर आधारित है। तो ये ध्यान रखें, कुछ केंद्र सरकार की इसमें जो इकाइयां होती हैं विद्युत उत्पादन की, और कुछ राजस्थान सरकार की। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों को मिलाकर के कुल जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, उन दोनों का अगर हम जोड़ दें तो ये अपने आ जाता है 21,077 मेगावाट। 21,077 मेगावाट ये राजस्थान की विद्युत क्षमता उत्पादन है, ठीक है। पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अपने जितने भी ये आगे समझेंगे तो ये सारे के सारे मैप के आधार पर ही समझेंगे, क्योंकि बिना मैप पे समझ में आता ही नहीं कुछ। कौन सी इकाई कहाँ है, कितना उत्पादन कर रही है, अगर मैप के आधार पर हम पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई बार ये नॉर्मल प्रश्न ऐसे ही पूछ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि राजस्थान की विद्युत क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे कितनी। अगर मान लो कितनी ऊर्जा क्षमता है, ऊर्जा विद्युत एक ही बात है, तो 21,077 मेगावाट उत्पादन क्षमता है राजस्थान की। यहाँ पर हम दूसरा जो प्रश्न लेते हैं वो किताबों पर आधारित है, अर्थात चाहे छठी क्लास, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उन अगर कक्षा में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ में प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है उनके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं देखते हैं। ऐसा प्रश्न आता है कि ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। तो मैं सबसे पहले इसमें परंपरागत लेता हूं, ठीक है ना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। भाई, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत में क्या अंतर हुआ हम बताएंगे अभी आपको। परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो परंपरागत में देखिए क्या आता है, ये हमने क्या बना दिया इसको, नंबर 1। सबसे पहला है तापीय विद्युत। क्या है, तापीय विद्युत। अब तापीय विद्युत वास्तव में है क्या? तापीय विद्युत है
ताप अर्थात जल है उसको गर्म करना, ठीक है ना। और उसमें जो भाप बनती है उस भाप से बिजली बनाई जाती है, उस भाप की ताकत से, उसको बोलते हैं तापीय विद्युत। अर्थात मान लीजिए ये जल का कुंड है बड़ा, ये बड़ा बना दिया एक तरह से, इसका कहें तो अपने इसको एक पावर का एक बड़ा स्मारक सा बनाते हैं, उसमें पानी भर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये बना दिया घर, इसमें पानी भर दिया और अब इस पानी को गर्म करना है बिजली बनाने के लिए, तो वही चाहिए इसमें कोयला यूज करें हम, चाहे गैस से गर्म करें इसको, ठीक है, चाहे तेल से गर्म करें इसको, कैसे भी गर्म करें, जल को गर्म करके और जो बिजली बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तापीय विद्युत। तो समझ में आ गया होगा तापीय विद्युत क्या है। तो तापीय विद्युत में तापीय ऊर्जा में एक नहीं आता, देखो इसमें कौन कौन से आते हैं। तापीय कोयला से बनाई जा सकती है, ठीक है, और दूसरा इसमें गैस ले सकते हैं, गैस से गर्म कर सकते हैं, और तीसरा तेल भी, तेल पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है, नेफ्ता है, इनके आधार पर। तो तापीय विद्युत है ना, जैसे कोयला है, गैस है, तेल, इनसे पानी गर्म करके बनाई जाती है। एक तो तापीय विद्युत, ये परंपरागत स्रोत में आता है। परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं बताता हूँ अभी, अपने आप समझ में आ जाएगा आपके। दूसरा इसमें देखिए, तो दूसरा इसमें है जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत, यानी जो जल से अर्थात बहता हुआ जल है, इस प्रकार से यहाँ बांध बना दिया, ठीक है ना, ये बांध हो गया, और यहाँ पर जैसे ये बड़ा यानी कि एक छेद टाइप में और यहाँ होता, तो यहाँ टरबाइन लगा दिया ना, तो पानी की स्पीड से टरबाइन घूमेगा और वहाँ बिजली बनाई जाती है। तो ये है ना, ये बांध से, ये नदी होगी, मान लीजिए नदी है, नहर है, जो भी है, ठीक है ना, तो ये बांध से तो बिजली बनाते हैं टरबाइन लगा करके वो जल से, तो उसको बोलते हैं जल विद्युत, ठीक है ना, स्रोत। और तीसरा है परमाणु विद्युत, अणु स्रोत मान लीजिए परमाणु विद्युत। ये सभी अगर अलग अलग पूछें, ऐसे पूछ सकते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, तो कोयला, गैस, तेल, जल, परमाणु, ये सभी, अर्थात इनको मिक्स भी कर सकते हैं, तापीय। तो ये क्या है, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। परंपरागत कैसे, क्या अंतर है परंपरागत और गैर परंपरागत? परंपरागत वो स्रोत होते हैं जो समाप्य है। समाप्य का मतलब जानते हो? समाप्य का मतलब ये है कभी भी ये समाप्त हो सकते हैं। समाप्य अर्थात समाप्त होने वाले स्रोत। देखिए ताप है, ताप में कोयला है, आप निकालते रहिए, गैस निकालते रहिए, तेल निकालते रहिए, धरती के अंदर जो कभी न कभी तो खत्म होंगे ये, तो ये समाप्य हैं। जल विद्युत, जल कहाँ है वह, जल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। परमाणु, परमाणु भी यूरेनियम वगैरह है, थोरियम, ये भी अपने ज़मीन से निकालते हैं, अर्थात भूमि से जो भी खान वगैरह इनकी उनसे निकालते हैं, तो ये कभी समाप्त होने वाले हैं। तो जो समाप्य स्रोत है उनको ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बोलते हैं। प्राचीन काल से हम इनका यूज करते आ रहे हैं। और दूसरा हम ये लेंगे अपने ख्याल में, ठीक है ना, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। बड़ा सरल है, इसको ढंग से अच्छी तरह समझ लिया जाए तो बड़े आसानी से आपको मैं समझाऊंगा। टफ टॉपिक है, बहुत ही टफ है, मान लीजिए अगर आपने सही तरीके से नहीं समझा तो। गैर परंपरागत में कौन कौन से आते हैं देखिए। नंबर 1 पहला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का मतलब आप जानते हो, अब जैसे मान लो बच्चे हैं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले, तो ध्यान सबको पता है क्या है पवन ऊर्जा। आपने कभी कोई पहाड़ियों पर या कहीं मान लीजिए कोई बड़े बड़े टीले हैं मिट्टी के, वहाँ पर आपने ऐसे खंभे देखे होंगे और उसमें एक पंखा चलता रहता है, ऐसे बोलते हैं ना अपने बचपन में, पंखा चल रहा, तो हवा से पंखा, ये हवा की जहाँ गति तेज होती है वहाँ लगाए जाते हैं। तो हवा से, जैसे हर्ष पर्वत का नाम सुना होगा आपने सीकर में, वहाँ जब उसके आस से जाते हैं तो वो तो पंखे घूमते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जैसलमेर में भी हम जाते हैं तो गड़ीसर तालाब से आगे इधर अमरसार में भी ये पंखे लगाए हुए हैं, तो ये बिजली बनाई जाती है इनसे, हवा से पंखे घूमते हैं, उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा, ठीक है, नंबर 1। दूसरा जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो है, हम यहाँ पर पवन ऊर्जा के साथ में ध्यान रहे एक सौर ऊर्जा, और बड़ा महत्वपूर्ण है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है? सौर ऊर्जा सीधा बात करूँ तो सूर्य की जो किरणें आती हैं, गर्मी पड़ती है, और प्लेटें देखेंगे आप इस प्रकार से प्लेटें लगाते हैं, ये सौर ऊर्जा प्लांट लगाते हैं, उसमें सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और उससे सूर्य से ऊर्जा बनाई जाती है, वो सौर ऊर्जा। ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नंबर 3
तीसरा हम बायोगैस कह सकते हैं, बायोगैस। बायोगैस का मतलब यह है कि इस बायोगैस बनाने के लिए पशुओं की जरूरत होती है। पशुओं का जो मलमूत्र होता है, गोबर वगैरह, उसको एक नीचे जमीन के अंदर खड्डा खोद करके पक्का चुन करके उसमें डाल दिया जाता है। पानी डालते रहते हैं, डेली गोबर डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उससे गैस बनती है। वो गोबर से बनती है ना गैस, वो गैस है, वही बायोगैस कहलाती है। फिर उसको हम जैसे घरों में या कहीं उद्योग धंधों में काम में ले सकते हैं, तो वो है बायोगैस ऊर्जा है। ये भी कौन सी है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ये कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, अर्थात हवा कभी समाप्त नहीं होती। सौर ऊर्जा बहुत अथाह ऊर्जा है, ये न समाप्त होने वाले, ये तो समाप्त पे हैं। और ये समाप्त न होने वाले, जो समाप्त नहीं होने वाले, उसको बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। सिंपल भाषा में कहूँ तो, ठीक है। अर्थात मैं यहां कह सकता हूं, इसमें लिख दूं समाप्त नहीं होने वाले ऊर्जा के स्रोत। तो वो समाप्त नहीं होने वाले, वो क्या कहलाएंगे? गैर परंपरागत स्रोत। और समाप्त पे हैं, समाप्त होने वाले परंपरागत होंगे। तो ये समाप्त पे हैं, ये समाप्त पे नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। जितना यूज करें उतना यूज करते जाएं, उतने हवा है, यहाँ पंखा लगा दीजिए, आगे पंखा लगा दीजिए, हवा निकलती जाएगी, कम थोड़ी होती है। ऐसे ही सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, इसमें कोई कमी नहीं। जब तक पशु है, जब तक कोई कमी नहीं है। एक अगला है बायोमास। ये कईयों की दिक्कत करता है, बायोमास और बायोगैस में क्या अंतर है? तो बायोमास और बायोगैस में अंतर ये है कि देखिए, ये तो गोबर से बनाई जाती है, ठीक है, और ये ना बायोमास है, ये कहें तो अपने जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अर्थात मैं कहूँ सरसों की तूड़ी है, जिसको पदाड़ी बोलते हैं, पराली बोल देते हैं कई जगह, और पराली वास्तव में उसका सही नाम है। और कहें तो जो गन्ना है उसका डंठल है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने विलायती बबूल वगैरह हैं, तो उनसे बनाई जाती है, उनसे पानी को गर्म करके बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोमास। और इसके बाद में अगला है भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय भी किस में आएगा? ये भी आएगा गैर परंपरागत में। और लास्ट है, ये है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार कहाँ आता है? ज्वार समुद्र में आता है। और ज्वार समुद्र में आता है जब वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए समुद्र है, ये तेज गति से ऊपर पानी उठता है, जब ज्वार आता है, ज्वार का मतलब पानी जल उठना ऊपर, और ऊपर उठेगा तो वो इस प्रकार से ये ऐसे पक्का बना देते हैं, चिन देते हैं इस प्रकार से दीवार से, ये पानी भर गया इसमें, और फिर यहाँ से ये जो टरबाइन लगा करके वापस आता है पानी, तो उससे बिजली बनती रहती है। जैसे ज्वारीय ऊर्जा में जापान है, बहुत आगे है ये टेक्नोलॉजी, आपने कम बनाते हैं ज्वारीय ऊर्जा भारत में। तो ज्वारीय ऊर्जा। भूतापीय सुने, तो भूतापीय क्या होता है? भूतापीय मतलब भू मानी धरती, भूमि के अंदर से, भूमि के अंदर है, भूमि के अंदर बहुत सारी गर्मी है, भूमि के अंदर क्या है? गर्मी है, उष्मा है, ठीक है ना। वो जो गर्मी है, उस गर्मी को हम बाहर लाते हैं धरती से नीचे निकाल करके, उसी गर्मी से, और हम जल को गर्म कर ले, अर्थात ऑटोमेटिक वो गर्म हो जाएगा। कि ये तो भू मानी धरती, धरती की गर्मी है, उससे जो बिजली बनाएंगे उसको बोलते हैं भूतापीय। तो ध्यान रहे, ये भूतापीय और तापीय में अंतर है। देखो, ये तापीय है, ये भूतापीय, इसको अंतर कर लेना। अभी प्रश्न बनाऊंगा आपको, फिर वो दिक्कत आएगी कि ये तो गलत हो जाएगा अपना प्रश्न। तो शानदार प्रश्न है, यहीं पर पड़ेगा, तो समझ में आ गया होगा आपको कि राजस्थान में जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, पहला प्रश्न बताया था मैंने आपको 21,077 मेगावाट है। और दूसरा मैंने बताया था आपको ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के प्रकार, तो गैर परंपरागत और परंपरागत दो है। परंपरागत वो है जो समाप्त हैं, कभी समाप्त हो जाएंगे, और जिनकी कोई लंबी उम्र नहीं है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत वो जो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। तो तापीय विद्युत ये है एक तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, दूसरा जल विद्युत, तीसरा परमाणु विद्युत। तापीय में कोयला, गैस और तेल, और इसके बाद में है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय और ज्वारीय आता है। तो यहाँ इस प्रकार से ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पहला प्रश्न दे रहा हूँ, जो एक छोटा सा प्रश्न अपने आसानी से बना सकते हैं। ये प्रश्न आता है कई बार, तो मैं आपको यहीं पर एक लिख देता हूँ, इसी के अंदर, मैथ के अंदर लिख देता हूँ इसको। तो ये प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है। ऊर्जा का परंपरागत
स्रोत नहीं है। ध्यान रख लेना, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है में और नहीं में अंतर आ जाता है। ये आपको प्रश्न दे दिया गया है, ठीक है ना। अब ये मैं आपको अगर प्रिंटेड देता अदर कोचिंगों की तरह जैसे, तो आपको अच्छा लगता। मैं कहता हूँ बिना प्रिंटेड ही अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार आता है यही, ठीक है ना, यही। तो इसको ध्यान दे लेना, लिखित ही अच्छा है, प्रिंटेड दिखावा अपने पास नहीं है, तो आप भी दिखावा नहीं करें, इसको अच्छी तरह पढ़ ले, ठीक है। ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा है पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, ठीक है। दूसरा इसमें ऑप्शन है वो हम इसी में से उठाएंगे, ध्यान रहे। तो ये आपने अच्छी तरह, अभी तो आपके सामने, अगर नहीं होता तो शायद आपके दिक्कत होती। दूसरा है बायोमास और तीसरा है भूतापीय और चौथा ऑप्शन है जल। ये आपके सामने प्रश्न है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो क्या नहीं है, तो आपको पता है पवन ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय, ये सभी परंपरागत, ध्यान रहे ये गैर परंपरागत है, ठीक है ना। और इसमें प्रश्न पूछा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। प्रश्न देखो, भाषा देखना क्या है, फंसाने वाली भाषा है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, ऐसा होता ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। तो ये ना, ये प्रश्न पूछा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, तो परंपरागत में ध्यान रहे ये आपके ऑप्शन, और गैर परंपरागत में ये आते। तो आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो गैर परंपरागत में ये आते हैं। तो गैर परंपरागत ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो नहीं है, तो ये हो गया जल विद्युत उत्तर, ठीक है ना। और अगर यही प्रश्न ऐसे होता कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, ऊर्जा का, ये गैर हटा दिया मैंने यहाँ पर, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो भी उसमें उत्तर क्या आता, जल विद्युत। देख लो, गैर यहाँ लिखने से यहाँ नहीं हटा दिया तो उल्टा हो गया, उत्तर वही रहा। तो इसकी थोड़ी भाषा पकड़ना, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो परंपरागत में सिर्फ जल विद्युत है, तो जल विद्युत आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्रश्न ऐसा होता है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो भैया तीनों तो है, ये नहीं है, तो वापस आ गया, नहीं में उत्तर ये आ गया, पर यहाँ पर गैर लग गया। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ तक ये अगर आपने समझ लिया तो ये अपना पार्ट पूरा है, और बाकी का पार्ट आपको अगले भाग में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।